नमस्कार। आज हम आपके लिए एक और बुक समरी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीने। ये दुनिया जालसाजियों से भरा हुआ है और हम इसके अंदर फंसे हुए हैं। कोई फायदा नहीं होगा कि हम बिना लड़े बाहर आने की कोशिश करें। हम शायद नोटिस ना करें, मगर सच तो ये है कि हमें पावर के लिए रोज स्ट्रगल करना पड़ता है। परिवार के अंदर, काम पर या कम्युनिटी में, लगभग हर जगह हमें खुद से लड़ना पड़ता है, हम चाहें या ना चाहें। मगर इस दुनिया में रहने के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ ही जाती है। इसीलिए हमें खुद को किसी हाल में पावरलेस नहीं बनने देना है, क्योंकि ऐसा करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। द 48 लॉज ऑफ पावर एक क्लासिक बुक है जो सबसे पहले 1998 में पब्लिश हुई थी और जल्द ही ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई। तो चलिए इसके पहले लॉ के बारे में सीखते हैं। दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें, अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। हान डायनेस्टी खत्म होने के लगभग 700 सालों के बाद भी अफरा तफरी बनी रही। राजगद्दी के लिए छीना झपटी चलती रहती थी। हर नए राजा को मौत के घाट उतार दिया जाता था और आर्मी तख्ता पलट करती रहती थी। ऐसे ही एक राजा को उसके जनरल ने मार दिया और उसके बाद अपने में से ही सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी को चुनकर उसे राजा बना दिया था। ये पैटर्न जू ही चलता रहेगा। जो भी राजा बनेगा उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। मगर जब 1959 एडी में जनरल चाओ क्वांगियन को पावर मिली, तब ये सारा गेम ही चेंज हो गया। उसे अपनी सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता था कि आने वाले कुछ सालों बाद उसका भी खून हो जाएगा। उसने इस चीज को रोकने का रास्ता सोचा। राजा बनने के बाद एम्परर सुंग ने सभी आर्मी जनरल्स को पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया। पार्टी में जब लोग नशे में धुत हो गए तो एम्परर सुंग ने जनरल्स को छोड़कर बाकी सब लोगों को और गार्ड्स को वहां से चले जाने का हुक्म दिया। अब एम्परर के साथ कोर्ट में सिर्फ जनरल्स रह गए थे। उन्होंने सोचा कि एम्परर सुंग उन्हें मरवाने का हुक्म देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। एम्परर सुंग ने उनसे कहा, रोज मेरा दिन डर के साए में गुजरता है। खाने के टेबल और मेरे बिस्तर दोनों जगह पर मुझे मजा नहीं आता। मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी अपने साथ यही सब देखने के लिए राजा बनने के सपने नहीं ले रहा होगा। एम्परर सुंग की बात सुनकर जब सब जनरल्स डर गए, उन्होंने एम्परर्स के साथ कोई साजिश न रचने और हमेशा वफादार बने रहने का वादा किया। एम्परर सुंग ने वादा किया कि अगर सब लोग अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार है तो सबको फाइन एस्टेट और दौलत से मालामाल कर देगा। अगली सुबह हर एक जनरल ने उसकी पोस्ट से रिजाइन दे दिया। अब वे अपने अपने एस्टेट के नॉवल और मास्टर थे जो एम्परर सुंग ने उन्हें गिफ्ट में दिए थे। सिर्फ एक ही झटके में एम्परर सुंग ने अपने दुश्मनों को अपना वफादार बना लिया था। एम्परर सुंग अपना किंगडम एक ही झंडे के नीचे लाना चाहता था। दूर साउथ के इलाके में हान में बगावत की लड़ाई चल रही थी। लियो वहां का राजा था। जब राजा लियो ने सरेंडर किया तो एम्परर ने उन्हें कोई पनिश नहीं किया, बल्कि उसने राजा लियो को अपने कोर्ट में एक पोजीशन दे दी। यही नहीं, एम्परर ने दोस्ती के तौर पर उसे अपने साथ वाइन पीने के लिए भी इनवाइट किया। पैलेस में एम्परर सुंग ने राजा लियो को वाइन का गिलास दिया, पर राजा लियो पीने से डर रहा था क्योंकि उसे लगा कहीं इसमें जहर ना हो। राजा लियो ने कहा, योर मैजेस्टी, मैं जानता हूं कि जो गलती इस गुलाम से हुई है उसकी सजा सिर्फ मौत है, मगर फिर भी मैं आपके सामने जान की भीख मांगता हूँ, इसलिए मुझे माफ करें। यह सब सुनकर एम्परर हंस पड़ा। उसका कोई इरादा नहीं था राजा लियो को जहर देने का। राजा लियो को यकीन दिलाने के लिए उसने वो वाइन का गिलास खुद पी लिया। उस दिन से राजा लियो एम्परर का लॉयल बन गया और एम्परर का पक्का दोस्त भी बन गया। एम्परर सुंग ने जनरल्स को बड़े बड़े एस्टेट गिफ्ट करके होशियारी का काम किया। अब उनसे एम्परर को कोई डर नहीं था। एम्परर सुंग पहला था जिसने सिविल वॉर और वायलेंस को खत्म किया। सुंग डायनेस्टी 3 सेंचुरी तक राज करती रही। वो आदमी जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहेगा जिससे आपने मौत की सजा से बचाया हो। ऐसा आदमी आपकी खातिर दुनिया के आखिरी कोने में भी चला जाएगा। आगे जानते हैं अगले लॉ के बारे में, जो कहता है कि अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखें। कहने का मतलब ये है कि 17वीं सदी की एक बहुत मशहूर नाचने वाली हुआ करती थी जिसका नाम था निनोन डी नेक्लोस। वो इतनी खूबसूरत थी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, थिंकर, राइटर उसके प्यार में पागल थे। प्यार के मामले में वो काफी एक्सपीरियंस्ड थी। फ्रांस के अमीर घरों के लड़के उसके पास आते थे, वो उन्हें प्यार करना सिखाती थी। उन्हीं में से मर्क्यूस डी सिवेने भी एक था। मर्क्यूस 22 साल का ही था। वो बहुत अमीर और हैंडसम था, मगर प्यार के मामले में बिल्कुल अनाड़ी था। उसे एक जवान और सुंदर काउंटेस से प्यार हो गया था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करे, और इस चक्कर में उससे बहुत गलतियां भी हुई। सबसे पहले निनोन ने मर्क्यूस को समझाया कि प्यार किसी जंग से कम नहीं है और वो अब प्यार की जंग के लिए तैयार हो जाए। उसे काउंटेस से दूरी बनानी होगी और उसको इग्नोर करना पड़ेगा। मर्क्यूस जब काउंटेस को मिला तो एक दोस्त की तरह मिला। उसकी हर हरकत से काउंटेस को लगा कि वो सिर्फ दोस्ती करना चाहता है। वो इस बात से थोड़ी कंफ्यूज हो गई। अब अगला स्टेप था काउंटेस को जलाना। मर्क्यूस हसीन और जवान लड़कियों के साथ पूरे पेरिस में घूमने गया। इससे काउंटेस खूब जली और उसे यकीन हो गया कि सारी लड़कियां मर्क्यूस को पाना चाहती हैं। काउंटेस को कंफ्यूज करने के बाद उसे सेड्यूस करने का यही सही टाइम होगा। उसे उन इवेंट को अवॉइड करना था जहां काउंटेस के आने के चांसेस थे और उन सैलून्स में जाना था जहां काउंटेस अक्सर जाती थी।
निनोन उसकी प्रोग्रेस नोट करती थी, वो खूब हंसती थी जब मर्क्वेस आकर उसे सारी कहानियां सुनाता था। निनोन ने सुना कि वो खूबसूरत काउंटेस अब मर्क्यूस के लिए बेकरार हो रही है। निनोन को यकीन हो गया था कि अब काउंटेस को भी मर्क्यूस से प्यार हो जाएगा, कुछ ही दिनों में वो उसकी हो जाएगी। मगर तभी एक गड़बड़ हो गई। मर्क्यूस काउंटेस से मिलने उसके घर गया था, मगर वहां उससे मिलके वो डेस्परेट हो गया। उसने काउंटेस का हाथ पकड़ लिया और उससे प्यार का इजहार कर दिया। उसकी इस हरकत से काउंटेस शॉक्ड रह गई। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। जैसे रात ढलती गई, वो खूबसूरत लड़की मर्क्यूस को अवॉइड कर रही थी। काउंटेस अब मर्क्यूस को देखकर अनकंफर्टेबल और awkward फील कर रही थी, और इस तरह जो एक लव स्टोरी हो सकती थी उसका एंड हो गया। ज्यादातर लोग हर वक्त वही बोलते हैं जो वो फील करते हैं। हम इंसानों के लिए ऐसा करना बड़ा ही नेचुरल और आसान है, मगर लोगों से अपनी बातें छुपाकर रखना इतना आसान नहीं होता। होनेस्टी असल में ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो बचाने से ज्यादा काटने का काम करती है। पावरफुल बनने के लिए यही सही होगा कि ऑनेस्टी को साइड में रखा जाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले लॉ के बारे में, जो कहता है कि कभी भी अपने मास्टर से आगे ना निकलें। गैलीलियो गैलीली एक इटालियन साइंटिस्ट थे। सन 1600 के शुरुआती दिनों में वो बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी रिसर्च की फंडिंग के लिए रूलर्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। गैलीलियो ने जो भी डिस्कवरीज और इन्वेंशन किए थे सब उसके रूलर्स को डेडिकेट थे। जब उसने मिलिट्री कंपास की इन्वेंशन की तो उसने वो ड्यूक ऑफ गोंगाजा के सामने पेश किया करना पड़ा। उसने इस कंपास को यूज करने के बारे में एक किताब भी लिखी थी। ये किताब गैलीलियो ने मेडिसी फैमिली को दे दी थी। इससे ड्यूक और मेडिसी दोनों बहुत इंप्रेस हुए। हालांकि गैलीलियो ने कई ग्रेट डिस्कवरी भी की, फिर भी उनके रूलर्स हमेशा उन्हें बस सिर्फ गिफ्ट देकर पे करते थे, कभी कैश नहीं देते थे। उन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भी अपने रूलर्स का फेवर लेना पड़ता था। 1610 में गैलीलियो ने यूपिटर के मून की डिस्कवरी की। इस बार उसने एक नई स्ट्रेटजी बनाई। उसने अपनी डिस्कवरीज को मेडिसी फैमिली के नाम कर दिया। ये बहुत बढ़िया टैक्टिस थी, क्योंकि यूपिटर हमेशा से ही मेडिसी फैमिली का सिंबल रहा था। क्योंकि मेडिसी फैमिली के फाउंडर कैसिमो वन यूपिटर को बहुत पावरफुल गॉड मानते थे। उसने सारी इटली और कोर्ट के आगे मेडिसी को यह ऑनर दिया। गैलीलियो ने दावा किया कि चारों मून कोसिमो टू और उसके 3 भाइयों का सिंबल है। चारों मून जुपिटर के चारों तरफ उसी तरह घूमते जैसे मेडिसी के फाउंडर कोसिमो वन के चारों बेटे। गैलीलियो ने जो एफर्ट किए उसके काम आया। उसी साल कोसिमो टू ने उसे राज्य का ऑफिशियल मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर बना दिया। अब उसे पूरी सैलरी मिलने लगी थी। अब उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। सारे मास्टर्स अपने सब्जेक्ट में सुपीरियर बनना चाहते हैं। रूलर्स को इन्वेंशन और साइंस डिस्कवरी से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें तो बस अपने नाम और शान की फिक्र रहती है। गैलीलियो ने खुद को रूलर से ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की कोई कोशिश नहीं की, तभी उनके मास्टर भी उनसे इनसिक्योर नहीं थे। ये आपके लिए डेंजरस बात है अगर आप अपने मास्टर की इनसिक्योरिटी की वजह बनते हैं। ले जाने दे सारा क्रेडिट अपने मास्टर को। उन्हें हरगिज ना दिखाएं कि आप उनसे ज्यादा ब्रिलियंट है। तो इसी के साथ अगले लॉ को देखते हैं। उतना ही बोले जितनी जरूरत है। बहुत साल पहले फ्रेंच कोर्ट में यह रिवाज था कि स्टेट इश्यूज पर पहले डिस्कस किया जाता था, फिर उन्हें राजा के सामने पेश करते थे। नोबल्स और मिनिस्टर्स के बीच कई दिनों तक बहस चलती थी। फिर उन्हें 2 रिप्रेजेंटेटिव चुनने होते थे। फिर वो राजा यानी लुइस 14 के सामने इश्यूज के लिए कौन सा रेजोल्यूशन बेस्ट रहेगा बताते। लुइस 14 बस सुनते रहते। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जब भी लोग अपनी बात पूरी कर लेते तो राजा कहता मैं देखता हूं, और बस यही बोल के कोर्ट से चला जाता। उसके कोर्टमैन को कुछ दिनों बाद पता चलता कि उसने क्या डिसीजन लिया है, क्योंकि तब तक लुइस स्टेट इश्यूज पर काम करवा चुका होता था। उसकी चुप्पी से किसी को भी ये पता नहीं चलता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी चुप्पी की वजह से ही उसके दरबारी लोग बातें करते रहते थे और वो सबके दिमाग की बात जान लेता था। लुइस 14 उन लोगों से मिली इन्फॉर्मेशन को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल बन गया था और लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे। अपनी बातों को लिमिट रखने से न सिर्फ आप पावरफुल बनेंगे, बल्कि इससे आप कई गलतियां करने से बच सकते हैं। कई बार तो आप गलत या बेवकूफी की बात भी बोल देते हैं और इससे आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। साल 1825 में रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ था। निकोलस प्रथम तब नया जार बना था, मगर लिबरल चेंज चाहते थे। वे चाहते थे कि रशिया एक मॉडर्न कंट्री बने, पर निकोलस प्रथम ने इस रेवोल्यूशन को कुचल दिया। उसने हुक्म दिया कि रेवोल्यूशन के लीडर कोंद्रेती रेलिविव को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। रेलिविव के गले में फांसी का फंदा था। जैसे ही रेलिविव को फांसी दी गई तभी उसके फंदे की रस्सी टूट गई। उस जमाने में किसी मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटना ऊपर वाले का चमत्कार मानी जाती थी। लेकिन रेलिविव खड़ा हुआ और भीड़ के सामने जाकर चिल्लाया, देखा आप लोगों ने, रशिया में इनसे एक ढंग की रस्सी भी नहीं बनाई जाती। राजा का मैसेंजर तुरंत जार के पास गया और सारी बात बताई। निकोलस प्रथम ने उसी वक्त माफीनामा फाड़ दिया। उसने हुक्म दिया, ऐसी बात है तो चलो इसे गलत साबित कर देते हैं। और अगले दिन ही रेलिविव को फिर से फांसी के तख्ते पर लाया गया और बदकिस्मती से इस बार रस्सी नहीं टूटी। एक बार जब आप बोल देते हैं तो अपने वर्ड को दोबारा वापस नहीं ले सकते। तो जो बोले सोच समझ कर बोले। इसी के साथ बुक कंक्लूजन देखते हैं।
ये सब कुछ एडवाइसेस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ना सिर्फ उनके लिए यूजफुल है जो पावरफुल बनना चाहते हैं, बल्कि आप दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए भी इन्हें यूज कर सकते हैं। कभी भी अपने मास्टर से आगे मत बढ़िए, अपने दुश्मनों को यूज कीजिए, उनकी गलतियों को माफ करके उन्हें एक और मौका दें। अपने ट्रू इमोशंस को छुपाकर रखने से आप हम्बल और अनएज्यूमिंग बने रहेंगे। कम बोलकर आप और भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। इस किताब को पढ़कर जरूरी नहीं कि आप कोई पॉलिटिशियन बन जाए, मगर कुछ तो कुछ जरूर सीखोगे। ये तो थी बुक समरी। आशा करता हूं कि ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। आप किस बुक पर आगे समरी सुनना पसंद करोगे, हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।